नमस्ते। आज हम कुछ हालिया दस्तावेजों और रिपोर्टों पर गौर कर रहे हैं। जी। ये हमें भारत के आसपास जो आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू माहौल बन रहा है उसकी एक झलक देते हैं। ये सब अगस्त 2025 के अंत तक की गतिविधियां हैं और काफी अहम लग रही हैं। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल में ना कई परतें हैं। हाँ, दिख रहा है। जैसे अमेरिका के नए टैरिफ, उनका असर क्या हो रहा है, भारत की अपनी औद्योगिक रफ्तार कैसी है, फिर चीन, जापान, रूस जैसे बड़े देशों के साथ हमारे समीकरण कैसे बदल रहे हैं। जी। और साथ ही देश के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। बाढ़ की चुनौतियां हैं, नीतिगत बहसें हैं। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इन सब बिखरी हुई जानकारियों से खास बातें निकालें। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये जानकारी काफी फैली हुई तो है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर उभर सके। लगा दिया है 50%। हाँ, और वजह बताई जा रही है कि भारत अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने इसे मोदी का युद्ध तक कह दिया है। ये तो मतलब काफी गंभीर आरोप है। हाँ, ये स्थिति ना भारत के लिए एक मुश्किल रणनीतिक चुनाव को दिखाती है। कैसे? देखिए, नई दिल्ली ने रूसी तेल आयात रोकने के बजाय अमेरिकी टैरिफ का सामना करने का रास्ता चुना। ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये भारत की विदेश नीति में वो जो रणनीतिक स्वायत्तता या ऑटोनॉमी कहते हैं उसे बनाए रखने की कोशिश भी है। अच्छा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यातकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार मदद करेगी। हाँ, सुना है। एक राहत पैकेज पर काम चल रहा है। जी बिल्कुल। इसमें शायद पुरानी एक्सपोर्ट स्कीम्स को वापस लाना या नई योजनाओं को जल्दी लागू करना शामिल हो सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि भारत वैश्विक दबावों के बीच अपने हितों और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कितना महत्व दे रहा है। लेकिन इस फैसले की आर्थिक कीमत तो चुकानी पड़ रही होगी। असर कितना गहरा दिख रहा है? असर तो दिखने लगा है। HDFC बैंक का एक अनुमान है कि अगर ये टैरिफ पूरे वित्त वर्ष 26 तक लागू रहे तो भारत की GDP ग्रोथ जो अनुमानित 6.3% थी वो 0.4% तक कम हो सकती है। ओह, ये तो काफी है। जी, और हीरा पॉलिशिंग उद्योग को देखिए, वो काफी हद तक निर्यात पर निर्भर है। हाँ। उनके राजस्व में 28 से 30% की भारी गिरावट का अनुमान है। अच्छा, रकम में कितना होगा ये? ये रकम करीब $12.5 बिलियन बैठती है। बाप रे। और दूसरे सेक्टर? सोलापुर का टेरी टॉवेल उद्योग भी मुश्किल में है। 2024 में उनका कुल निर्यात था 618 करोड़ रुपए का। इसमें से करीब 200 करोड़ रुपए का माल अमेरिका गया था। तो उन पे भी सीधा असर? बिल्कुल। यहाँ तक कि कॉफी पीने वालों की जेब पर भी असर पड़ सकता है। वो कैसे? कंपनियां सोच रही हैं कि लागत ग्राहकों पर डाली जाए। जाहिर है। और ये निर्यातक क्या चाह रहे हैं सरकार से? कुछ मांगे होंगी उनकी? हाँ, उनकी मांगे भी सामने आ रही हैं। वो निर्यात मूल्य का 15% तक सरकारी समर्थन चाहते हैं। 15%? ठीक है। ओके। और साथ ही वो जो NPA नियम होते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले, कर्ज वाले, उनमें अस्थायी ढील की मांग कर रहे हैं। मतलब कर्ज को NPA मानने की समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी जाए, ताकि उन्हें थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिल जाए। बिल्कुल। क्या सभी सेक्टर पर एक जैसा असर है या कुछ फर्क भी है? नहीं, इसमें फर्क है। हाँ। जैसे ऑटो पार्ट्स बनाने वाले सेक्टर है ना, हाँ, उन पर असर कम बताया जा रहा है, क्योंकि उनके कुल रेवेन्यू का 2% से भी कम हिस्सा नॉर्थ अमेरिकी एक्सपोर्ट से आता है। अच्छा, ये तो रात की बात है उनके लिए। जी, और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने लायक हैं। हाँ, वो क्या? भारत में वाम दलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तानाशाही का आरोप लगाया है। तो वहीं अमेरिका में डेमोक्रेट्स इन टैरिफ की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच जो रिश्ते बने हैं वो खराब हो रहे हैं। अच्छा। और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव तो यूरोप से भी कह रही हैं कि वो भारत पर टैरिफ लगाने में अमेरिका का साथ दें। अरे, मतलब मामला बढ़ रहा है। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य के निर्यातकों पर पड़ने वाले असर की समीक्षा की है और अधिकारियों को मदद के रास्ते तलाशने को कहा है। तो ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना बहुस्तरीय है, आर्थिक भी, राजनीतिक भी और कूटनीतिक भी। बिल्कुल। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं अर्थव्यवस्था की। जुलाई के औद्योगिक उत्पादन मतलब IIP के आंकड़े आए हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं उनसे? जुलाई में औद्योगिक उत्पादन 3.5% बढ़ा है। 3.5%? हाँ।
जो इस वित्त वर्ष में अब तक की सबसे तेज रफ्तार है। अच्छा। हालांकि पिछले साल जुलाई की 5% वृद्धि के मुकाबले ये धीमा है। तो मिला जुला संकेत है। हाँ, ऐसा लगता है कि दो वजह हो सकती हैं। एक तो आने वाले त्योहारी सीजन के लिए कारखानों ने उत्पादन बढ़ाया होगा, सही। और दूसरा अगस्त की शुरुआत में वो जो अमेरिकी टैरिफ लगने की आशंका थी, हाँ, उससे भी शायद कंपनियों ने पहले ही माल तैयार कर लिया हो। अच्छा, ये भी हो सकता है। और अगर लंबी अवधि के विकास की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या अनुमान है? बड़े अनुमान तो काफी सकारात्मक दिख रहे हैं। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। अच्छा, किस मामले में? यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तीसरी सबसे बड़ी 2028 तक? जी, और अगर हम क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के हिसाब से देखें, हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी। हाँ, जो विभिन्न देशों में रहन सहन की लागत को ध्यान में रखता है, तो उसके हिसाब से तो भारत पहले से ही चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। अच्छा। कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि 2038 तक पीपीपी के मामले में भारत अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। वाह, ये तो बहुत बड़े लक्ष्य हैं। क्या जमीनी स्तर पर जैसे नौकरियों और वेतन में इसका कुछ असर दिख रहा है? हाँ, कुछ सकारात्मक संकेत तो हैं। पिछले 6 सालों में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां 20% से ज्यादा बढ़ी हैं। 20%? जी, और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। अच्छा। वेतन की बात करें तो औसत वेतन 28.9% बढ़कर 3.7 लाख रुपए सालाना हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि सिक्किम 7.1 लाख रुपए के औसत वेतन के साथ सबसे ऊपर है। सिक्किम? हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि औद्योगिक विकास का असर रोजगार और आय पर पड़ रहा है। हालांकि ये देश के अलग-अलग हिस्सों में शायद एक जैसा नहीं है। ये तो है। अच्छा, कुछ खास सेक्टर में क्या चल रहा है? ऑटो सेक्टर की बात करें तो वहां से क्या खबर है? ऑटो सेक्टर में मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं आरसी भार्गव। वो एक अहम मांग कर रहे हैं। क्या? वो चाहते हैं कि छोटी कारों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी जाए। 28 से 18? काफी बड़ी कटौती है। जी, उनका मानना है कि इससे मांग बढ़ेगी, जो शायद उन उद्योगों के लिए एक राहत हो सकती है जो अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। साथ ही मारुति गुजरात में अपना ईवी प्लांट शुरू करने जा रही है। ईवी प्लांट? हाँ, और उनका लक्ष्य वित्त वर्ष 2031 तक 7.5 लाख कारें निर्यात करने का है, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल होंगे। 7.5 लाख कारें। ये दिखाता है कि कंपनी भविष्य के लिए ईवी और निर्यात पर बड़ा दांव लगा रही है। बिल्कुल। और सेमीकंडक्टर, जिसे आजकल नया स्टील कहा जा रहा है, वहां क्या हो रहा है? वहां भी काफी तेजी है। जी। मुरुगप्पा समूह की कंपनी है सीजी पावर। हाँ। वो सेमीकंडक्टर्स को भविष्य का अहम उद्योग मान रही है। और वो सिर्फ बनाने पर नहीं, बल्कि बौद्धिक संपदा यानी आईपी, तकनीक के मालिकाना हक पर भी जोर दे रही है। अच्छा, ये जरूरी है। उन्होंने हाल ही में गुजरात के साणंद में अपना पायलट ओसैट प्लांट शुरू किया है। अच्छा। ओसैट, ये क्या है? ओसैट का मतलब है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। मतलब जहां बनी बनाई चिप्स को फाइनल रूप देकर टेस्ट किया जाता है। समझ गया। इस प्लांट की क्षमता रोज 5 लाख चिप्स प्रोसेस करने की होगी। 5 लाख रोज? हाँ, और ये ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और आईओटी जैसे बढ़ते हुए क्षेत्रों पर ध्यान देगा। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिल्कुल। इन बड़े सेक्टर के अलावा कॉर्पोरेट जगत से और क्या संकेत मिल रहे हैं? कुछ हलचल? हाँ, कई और गतिविधियां भी हैं जो भारत में निवेश और विकास के माहौल को दर्शाती है। जैसे सरकार एक नई जहाज निर्माण नीति पर काम कर रही है। इससे शायद बड़े जहाजों को कर्ज के लिए गारंटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छा। स्टील उद्योग के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। निवेश के मोर्चे पर देखें तो अदानी समूह ने जून तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक। येस बैंक में जापान के एसएमबीसी बैंक का वो जो बड़ा निवेश था 16,000 करोड़ का, हाँ, सुना था, उसे आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। बढ़िया। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो अपना आईपीओ लाने वाली है, उसे भी सेबी से हरी झंडी मिल गई है। अच्छा, ग्रो का आईपीओ। दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइन के एक बड़े प्रमोटर है राकेश गंगवाल, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। अमेज़न और टेक्नो डिजिटल जैसी कंपनियां तमिलनाडु में अपना विस्तार कर रही हैं, और सेरेंटिका रिन्यूएबल्स अक्षय ऊर्जा में भारी निवेश कर रही है। अच्छा। तो ये सब मिलाकर देखें तो लगता है कि चुनौतियों के बावजूद निवेश और विस्तार की गतिविधियां जारी हैं। ये तो सकारात्मक संकेत हैं। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं, खासकर आने वाला शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन काफी अहम लग रहा है।
क्या उम्मीद है इससे? हाँ, ये एससीओ सम्मेलन खास है क्योंकि उम्मीद है कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की 7 साल में पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधी मुलाकात होगी। 7 साल में पहली बार, ये तो बड़ी बात है। जी, बातचीत के मुख्य एजेंडे में सीमा पर तनाव कम करना, हाँ, वो तो है ही। चीन से आने वाले एफडीआई पर लगे कुछ प्रतिबंध। अब वो प्रेस नोट 3 वाले नियम है ना, पड़ोसी देशों से निवेश को लेकर, जी, उनमें ढील देना और 5 साल से बंद पड़ी सीधी उड़ानें फिर से शुरू करना शामिल हो सकता है। सीधी उड़ानें भी ठीक है। चीन के साथ इन कोशिशों के पीछे और क्या संदर्भ है? कुछ और भी चल रहा है? एक दिलचस्प पहलू ये है कि हाल ही में चीन भारत को दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और उर्वरकों की आपूर्ति आसान बनाने पर सहमत हुआ है। अच्छा, रेयर अर्थ और उर्वरक। हाँ, ये उन क्षेत्रों में सहयोग की संभावना दिखाता है जहां शायद दोनों देशों के हित मिलते हों। इसके साथ ही भारत जापान संबंधों पर भी नजर रखना जरूरी है। जापान के साथ क्या चल रहा है? दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बढ़ाने पर बात कर रहे हैं। अच्छा। और जापान अपनी आप्रवासन नीति भी बदल रहा है। उनका एक नया कार्यक्रम है एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट यानी ESD। ESD। हाँ, ये 2027 में शुरू हो सकता है। अगर ये सही से लागू हुआ तो भारतीय युवाओं के लिए जापान में काम करने के नए मौके खुल सकते हैं। ये तो अच्छी खबर है। जी, आमतौर पर जापान में भारतीय प्रोफेशनल्स को कुशल और मेहनती माना जाता है। सही। रूस के साथ भारत के संबंध कैसे दिख रहे हैं, खासकर अमेरिकी टैरिफ के बाद? ये समीकरण तो और पेचीदा हो गया होगा। हाँ। ये समीकरण काफी दिलचस्प है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। अच्छा। और सितंबर में तो आयात 10-20% बढ़ भी सकता है। अरे वाह। प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात होने की संभावना है। इसी बीच एक और खबर है कि रूस से हंगरी और स्लोवाकिया जाने वाली वो जो ड्रूजबा तेल पाइपलाइन है, हाँ। वो फिर से चालू हो गई है। पिछले हफ्ते यूक्रेन में हुए हमले के कारण बंद हो गई थी। अच्छा। वहीं कीव में यूरोपीय संघ के दफ्तर के पास जो मिसाइल हमला हुआ, उस पर EU ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और रूस के राजदूत को तलब किया है। मतलब यूरोप और रूस के बीच तनाव बना हुआ है। बिल्कुल, जबकि भारत अपने रिश्ते संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। सही। और दुनिया के दूसरे हिस्सों से क्या खबर है? जैसे कनाडा और बांग्लादेश के साथ कैसे चल रहे हैं रिश्ते? भारत कनाडा रिश्तों में कुछ सुधार के संकेत हैं। अच्छा। दोनों देशों ने फिर से अपने उच्चायुक्तों यानी हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति की घोषणा की है। हाँ, वो 2023 वाले विवाद के बाद ये जरूरी था। जी, वो जो कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद ये सामान्य स्थिति की ओर एक अहम कदम है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच हाल में सीमा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई है। सीमा पर क्या मुद्दे थे? इसमें सीमा पर होने वाली हत्याएं, बाड़ लगाने का काम और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे शामिल थे। अच्छा। बांग्लादेश ने सीमा पर अपने नागरिकों की मौतों पर चिंता जताई और दोनों पक्ष मिलकर जागरूकता अभियान चलाने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, तो मतलब पड़ोसियों के साथ भी बातचीत जारी है? जी, लगातार संवाद और मुद्दे सुलझाने की कोशिश जारी है। चलिए अब वापस देश के अंदर की खबरों पर ध्यान देते हैं। मॉनसून का मौसम चल रहा है और बाढ़ की खबरें तो चिंता बढ़ा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया है, खासकर जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम में। जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और प्रशासन अगले कुछ हफ्तों को और भी चुनौतीपूर्ण मान रहा है। और महाराष्ट्र में भी कुछ हुआ था? हाँ, महाराष्ट्र के विरार में एक अवैध इमारत गिर गई थी। उसमें मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। बहुत दुखद है ये। जी, और वैष्णो देवी के पास भूस्खलन हुआ, उसमें आगरा के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इन प्राकृतिक आपदाओं का असर दूसरी चीजों पर भी पड़ रहा है, जैसे जुलाई में घरेलू हवाई यात्रा में 2.94% की गिरावट आई। अच्छा, क्यों? ये एयर इंडिया दुर्घटना के बाद देखी गई है। महामारी के बाद ये पहली बार है जब मासिक गिरावट दर्ज हुई है। समझ गया। राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है और नीतिगत स्तर पर क्या हो रहा है? राजनीतिक मोर्चे पर देखें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साध रही हैं। किस बात को लेकर? खासकर बिहार में जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR चल रहा है, उसको लेकर। अच्छा, SIR। उनका आरोप है कि ये एक खास वर्ग के मतदाताओं को हटाने की कोशिश है। उधर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने
अपनी वो जो 75 साल में रिटायरमेंट वाली टिप्पणी थी, हाँ, काफी चर्चा हुई थी। उस पर सफाई दी है और हिंदू परिवारों से कम 3 बच्चे पैदा करने की अपनी पुरानी बात दोहराई है। अच्छा। मध्य प्रदेश में एक दिलचस्प सहमति बनी है। वहां सभी दल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर राजी हो गए हैं। सभी दल, ये तो बड़ी बात है। जी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए मासिक सहायता योजना शुरू की है। ठीक है। बिहार में खुफिया जानकारी के बाद हाई अलर्ट है कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल के रास्ते घुसपैठ कर सकते हैं। ओह। अभिषेक बनर्जी ने भी एसआईआर पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार मतदाताओं को चुन रही है, न कि मतदाता सरकार को। ये प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। ये तो गंभीर बात है। और नीतिगत फैसलों या बहसों की बात करें तो क्या चल रहा है उधर? नीति के स्तर पर भी कई चीजें चल रही हैं। शेयर बाजार नियामक है ना, सेबी, हाँ, वो असूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के लिए प्री आईपीओ ट्रेडिंग का एक पायलट प्रोजेक्ट लाने पर विचार कर रहा है। प्री आईपीओ ट्रेडिंग क्यों? ताकि वो जो ग्रे मार्केट की गतिविधियां होती ना, उन पर लगाम लग सके। अच्छा। हाल ही में जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू हुआ था, हाँ। उसे कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये मनमाना है और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये मामला चलेगा अभी? जी। कारों और डीटीएच सेवाओं पर जीएसटी दरों को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। वो तो चलती रहती है। और अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच इलाज की दरों को लेकर विवाद चल रहा है। हाँ, ये भी सुना है। अस्पतालों का संघ है एएचपीआई, वो बीमा कंपनियों पर कार्टेल यानी गुटबाजी का आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने का मुद्दा फिर सामने आया है। 8 साल बाद भी सिर्फ 27% इमारतें ही पूरी तरह सुलभ है। सिर्फ 27% 8 साल में? जी। और एक और अहम बात, जनगणना 2021 के लिए जो प्री टेस्ट चल रहा है, हाँ, उसके दूसरे चरण में जातिगत गणना शामिल नहीं है, जबकि पहले इसकी योजना थी। अच्छा, ये क्यों बदला? ये अभी साफ नहीं है। समाज से जुड़े कुछ और मुद्दे भी खबरों में रहे हैं लगता है। हाँ, कुछ मुद्दे हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, जैसे आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निर्धारित जगह तय करने पर बहस चल रही है। हाँ, ये तो हर जगह दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुझाव दिया है, लेकिन स्थानीय निकायों को सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने में दिक्कत आ रही है। उन्नाव बलात्कार पीड़िता के परिवार को खतरे की आशंका है। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्थिति की समीक्षा करने को कहा है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत में एक बड़े स्किल गैप मतलब कौशल की कमी की चुनौती उभर रही है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चिंता है। लाखों नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है, लेकिन एआई से जुड़े नए अवसरों के लिए जरूरी कौशल वाले लोग कम हैं। सही। वायु प्रदूषण का खतरा तो बना ही हुआ है। शिकागो विश्वविद्यालय की वो जो AQLI रिपोर्ट है, हाँ, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जी, वो बताती है कि हवा की गुणवत्ता का जीवन प्रत्याशा पर कितना असर पड़ता है। उसके अनुसार दिल्ली में लोग खराब हवा के कारण औसतन 7 साल से ज्यादा उम्र खो रहे हैं। 7 साल, ये भयानक है। बिल्कुल। और ब्रिटेन के हालिया माइग्रेशन अनुभव से भी कुछ सीखने को मिलता है। वो क्या? वहाँ कानूनी तौर पर अप्रत्याशित रूप से ज्यादा लोग आ गए, जिससे व्यवस्था पर दबाव पड़ा और सामाजिक तनाव भी बढ़ा। ये दिखाता है कि प्रवासन का प्रबंधन कितना जटिल हो सकता है। बिल्कुल। तो इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को अगर जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लग रहा है कि भारत कई मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एक तरफ अमेरिकी टैरिफ हैं जो आर्थिक और कूटनीतिक दोनों स्तर पर भारत को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर और ईवी जैसे भविष्य के उद्योगों पर जोर देकर घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की कोशिश है। मेक इन इंडिया वाली बात। जी। इसी के साथ चीन, रूस, जापान जैसे बड़े देशों और पड़ोसियों के साथ बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की चुनौती है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। और इन सब के बीच देश के अंदर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, सामाजिक मुद्दे हैं और नीतियों को जमीन पर उतारने की अपनी जटिलताएं हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये एक तरह का संतुलन साधने का खेल चल रहा है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत एक बहुत ही पेचीदा मतलब कॉम्प्लेक्स चौराहे पर है। उसे वैश्विक मंच पर अनिश्चितता और दबावों का सामना करते हुए अपनी आर्थिक मजबूती बनाए रखनी है, अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बचाना है जी। और साथ ही घरेलू विकास की प्राथमिकताओं को भी पूरा करना है। और ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ, यहाँ महत्वपूर्ण बात यही है कि ये सभी मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक क्षेत्र में उठाया गया कदम दूसरे क्षेत्रों पर सीधा असर डालता है।
ये एक जटिल जाल है जिसे सुलझाने की कोशिश लगातार जारी है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की चर्चा को विराम देते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भरता पर जोर बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल। हाँ। दूसरी तरफ वैश्विक व्यापार में बड़े बदलाव आ रहे हैं। टैरिफ लग रहे हैं, सप्लाई चेन को अलग अलग देशों में फैलाने की बात हो रही है। इन दोनों रुझानों को देखते हुए आने वाले सालों में वैश्विक एकीकरण यानी दुनिया से जुड़ने की भारत की परिभाषा कैसे बदल सकती है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या भारत अब पहले की तरह खुलेपन की बजाय ज्यादा चयनात्मक मतलब सिलेक्टिव रुख अपनाएगा, या रणनीतिक साझेदारी और अपनी घरेलू क्षमता को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान होगा? हो सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान का जिक्र मिलता है, पैसा किसी का भी हो, पसीना मेरे देशवासियों का होना चाहिए। शायद यही यथार्थवाद आने वाले समय में भारत की वैश्विक राह तय करेगा।